हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। कन खजूरा मम्मी, कन खजूरा मम्मी बचा लो। सुम्मी दौड़ती हुई आई और माजी से लिपट गई। उसकी आंखों में भय लहरा रहा था और वाणी में ऐसी कतरता जैसे कोई शेर आक्रमण के लिए उसे ढूंढ रहा हो और माजी एक बंदूकधारी शिकारी हो। माजी के तनावग्रस्त चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं उभर आई। रूखी आंखें वात्सल्य की नमी से सिंगंद हो गई। शांत बेटा, शांत कहाँ है कनखुजरा? तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, जानती हो कि कीड़े खुद डरपोक होते, ऐसे किसी के पीछे थोड़ी ही भागते हैं। तुम तो ऐसे दौड़ रही हो जैसे कोई हिंसक जानवर तुम्हारे पीछे पड़ा हो। ओह, सुम्मी ने सुकचाकर अपने पांव बिस्तर से नीचे लटका लिए। सॉरी मम्मी, मैं नंगे पांव दौड़ती हुई आई और आपके बिस्तर पर चढ़ गई, लेकिन वो कनखुजर अभी भी मेरे कमरे में होगा। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अभी चिमटा लेकर मेरे कमरे में चलिए ना और उसे ढूंढकर वैसे ही बाहर फेंक दीजिए जैसे उस दिन आपने रसोई में से फेंका था। प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सुम्मी के बच्चों की तरह जिद्दियाना पर पापा जी के चेहरे पर हमेशा की तरह गहरी सी मुस्कान आ गई। माजी उसके साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई और मैं इस दुविधा में कि मुझे उनके साथ सुमी के कमरे में जाना चाहिए या अपने कमरे में। उफ, दुविधा में रहना मेरा स्वभाव क्यों है। मैं खुद पर गुस्साई, फिर उनके पीछे चल दी। 2 घंटे बचे हैं माजी के जाने में। इस समय हर हाल में साथ रहना ही दुनियादारी है। बात में तो सोना ही है। सुमी के कमरे में बाहर पहुंचकर माजी टिक गई। तू मेरी चप्पल पहन ले बेटा, और आप मुझे कनखजूरे से डर नहीं लगता, तू जानती है। जाने कौन सा सुकर के पर लगे हैं इस लड़की में जो वात्सल्य ऐसे उमड़ पड़ता है। माजी का कि उफ, मुझे क्या पड़ी है, अपनी चप्पल उसे दे या सिर पर बिठाए। 2 विरोधी विचारों ने मेरे मन को माथा और मैं अपने कमरे की ओर मुड़ गई, अस्तित्वहीन सी। वहां बैठकर भी क्या करना है? क्या मैं जानती नहीं कि यही अस्तित्वहीनता ही माजी के घर छोड़कर जाने का कारण है? वाह रे माजी, जिसने घर में आने के 2 साल के अंदर ऐसे हालात बना दिए कि आपको अपना एक छत्र राज्य छोड़कर बिंदा होना पड़ रहा है। जाते जाते उसके कमरे में से कनखुजरा निकल गई है। चिढ़ ने मुझे फिर अतीत के उन सुनहरे पलों में लाल पटका। 6 साल पहले मैं ब्याह कर आई और अपने संस्कारों के अनुरूप घर के सारे लोगों के छोटे बड़े काम करके सबके दिल में जगह बनाने में जुट गई। सिर पर पल्लू, हर भर भर हाथ चूड़ियाँ, रुनझुन पायल छनकती। जब मैं सुबह नहाकर लॉन के बीचों बीच लगे तुलसी जी के पौधों में पानी डालने जाती तो अगल बगल के बंगलों से झांकती खरे आंटी और बंसल आंटी की ईर्ष्या भरी नजरें कनखियों से देखकर आत्ममुग्ध हो जाती। धीरे धीरे सबको मेरे ऊपर निर्भर रहने की आदत पड़ गई। अपने छोटे छोटे वे काम जो पहले सब खुद कर लिया करते थे, अब उसके लिए मुझे पुकारने लगे। मैं अपने घर का राष्ट्रीय रिप्रोडक्शन का सजा सजाया सेट और खुद को उसकी आदर्श हीरोइन के रूप में देखने लगी थी। तभी मेरे एक नियुक्ति पत्र आ गया जिसका आवेदन मैंने शादी से पहले किया था। उसे देखते ही पहले तो मैं खुशी से उछल पड़ी, पर दूसरे ही क्षण व्यवहारिकता ने जैसे मेरे पंख लगाकर उड़ने को तैयार खुशियों पर लगाम कस दी। तुम घर के काम की चिंता ना करो, तुम्हारे आने के पहले भी तो होता ही था, वैसे ही फिर चलने लगेगा। सास के सामने मामला आने पर उन्होंने भी पति की सी ही निर्लिप्तता से कहते हुए बात आगे बढ़ाई थी, लेकिन अच्छे से सोच लो, कल को बच्चे होंगे तो क्या करेंगे? फिर सम्यक को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ तबादला भी मिल सकता है। ऐसे में क्या करोगी? सारी बातों पर विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। मैं मायूस मन के साथ धड़ाम से बैठकर सोचती रह गई थी। इसीलिए कहते सास सास ही होती है। मेरी समझदारी ने उनकी बातों में परंपरागत सास के चालक अर्थ ढूंढ ही लिए थे। कितनी चालाकी से कड़वा सच माधुर शब्दों में लपेटकर मुझे थमा दिया था। वो मुझे इस बात का कोई क्रेडिट देने को भी तैयार नहीं थी कि मैंने अपनी खुशी से खुद को सुखी परिवार की नींव बना दिया था। ये भी बता दिया था कि अगर मैं जॉब करती हूँ तो उन पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी डालने की उम्मीद ना रखूँ। मुझे नौकरी करने से मना भी कर दिया था और सीधे मना न करके अपने आधुनिक होने का स्वांग भी बचा लिया था। मैंने जॉब छोड़कर अपनी पहचान पाने की अपनी स्वाभाविक आकांक्षाओं की बलि दे तो दी थी, पर जिस परिवार के लिए मैंने ये किया था उसकी नज़रों में अपनी इस महानता का लोहा मनवाने की ख्वाहिश का अंकुर दिल में फूट चुका था। माँ जी के वाक्य जैसे पहले चलता था कि
तिलमिलाहट उस अंकुर में खाद पानी डालती जाती और मैं अपने वर्चस्व के लिए अधिक मेहनती होने के साथ अधिक चौकन्नी और नियोजित होती जाती। ज़्यादातर रिश्तेदार अपने शहर में ही रहते थे। मैं सबके सामने पड़ने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों में दिलोजन से सब कुछ संभालकर अधिक से अधिक ख्याति अर्जित करने में लग गई। धीरे धीरे वो दिन आ ही गया जब रिश्तेदार माँ जी के सामने मेरी तारीफ करते और मैं गर्व से फूल जाती। मगर देवर की शादी के साथ वो आंधी आई जिसे आज तक थमने का नाम नहीं लिया। हनीमून से वापस आने के दूसरे ही दिन वो ऑफिस के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आई, कटे बालों को झटकती प्लाजो और टी शर्ट में। मैंने आज तक पिताजी के सामने पल्लू सिर से गिरने नहीं दिया था। हालांकि माँ जी ने शादी से पहले होने वाली मुलाकातों में उसकी तरह कहा था तो मुझसे भी था कि मुझ पर सिर पर पल्लू या साड़ी आदि की कोई पाबंदी नहीं है, मैं जो चाहूँ पहन सकती हूँ। मगर बातों बातों में ये भी बता दिया था कि उन्हें अच्छा तो भारतीय गरिमा की प्रतिमूर्ति बहू का सिर पर पल्लू पर ढके साड़ी वाला रूप ही लगता है। इतना ना समझ तो ये लगती नहीं थी कि ये ना समझे कि अनुग्धता की बातें सिर्फ दिखावा होती है। पढ़े लिखे परिवारों का स्टेटस सिंबल जानबूझकर या अनजान बनकर माँ जी की बातों का खूब फायदा उठाया था उसने। उसे देखकर एक बार सब चौंक पड़े। पिताजी खरखराते हुए बाहर चले गए, ये सोचकर कि शायद वो भूल से इन्हीं कपड़ों में निकल आए। लेकिन जब उसने आराम से बैठकर टोस्ट उठा लिया तो वो भी धीरे से वापस आकर बैठ गए। थोड़ी देर हम सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, फिर नाश्ता करने लगे। कुछ भी हो, इसे ऊंच नीच समझना मेरी भी फर्ज है। मैं उसे अपनी महानता से परिचित कराने का मौका ढूंढने लगी। एक दिन मुझे उसके साथ एकांत मिल ही गया। माँ जी और पिताजी को तुम्हारा स्वच्छंद तौर तरीके और नौकरी करना पसंद नहीं है। सभ्यता वंश वो कुछ बोल नहीं पाते पर उन्होंने तो कभी कुछ कहा नहीं। फिर आपको कैसे पता चला? उसने 5 साल के बच्चों की तरह कुतूहल से पलके झपकाते हुए मेरी बात काट दी। मैंने माँ जी से जॉब के संबंध में हुई बातें शब्दांश बताई तो उल्टा मुझे ही उपदेश पिला दिया उसने। ऑब्वियसली अगर हम कोई नया काम करने से पहले किसी बड़े से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि सारों पहलुओं पर विचार कर लो। मुझे तो नहीं लगता कि इसका मतलब जॉब पसंद ना करना है, लेकिन समाज हमारे एक बहू के अनुरूप गरिमा और बाकी तौर तरीके की तो अपेक्षा करता ही है ना। माँ जी विस्पष्ट शब्दों में भले ही ना कह पर लेकिन मेरा अपना बड़प्पन साबित करने की अभिलाषा को उसने फिर पतंग की तरह काट दिया। ओ दीदी, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप में सीखा है कि हम खुद खुश रह ले, यही बड़ी बात है। समाज को कोई खुश नहीं रख पाया है आज तक। जिन तिर्यक अर्थों को समझकर अपना नुकसान होता है उसे समझे ही क्यों। सुमी नई पीढ़ी की वो बेफिक्र बेशरम और आत्मकेंद्रित प्रतिनिधि थी जिसका संस्कारों से कोई लेना देना नहीं था। उसका बात बात पर ननंद के साथ ताली ठोककर ठाके मारकर हंसना, उसकी वेशभूषा, चलने फिरने उठने बैठने का ढंग, घर से निकलना और लौटने का अनिश्चित समय, कुछ भी नहीं बहू की गरिमा के अनुरूप नहीं था। चोर निगाहों से बड़ों को चेहरे का अटपटापन देखते मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही कि कब सास का आधुनिकता का मुलामा उतरे और कब वो उसे टोके। कि एक दिन वो माता पिताजी को लेकर जबरदस्ती ताश खेलने बैठ गई। उस दिन के बाद से तो उनके चेहरे पर नजर आने वाला अटपटापन भी गायब हो ही गया। ये लकीर तो बड़ी होती जा रही थी। मेरे मन में सुगबुगाते कीड़े को वह अपने महत्व का कद छोटा होता दिखने लगा और मैं उसके रसोई प्रवेश के दिन की प्रतीक्षा करने लगी। आखिर एक रात ताश के समय माँ जी ने बात छेड़ी, बेटा कल शादी के 40वें दिन तुम्हारा रसोई प्रवेश होगा। घर की जिम्मेदारियों में केवल सुबह के नाश्ते की मैंने किसी तरह अपने पास रखी है, बाकी सारी सौम्या ने स्वेच्छा से अपने ऊपर ले ली है। दिन में तो तुम ऑफिस जाती हो, रात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो तो उसे भी थोड़ा आराम मिलेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि लोगों का दिल जीतना पत्ते फेंटने जैसा आसान काम से संभव नहीं है। दूसरी शाम रसोई में पहुंचकर देखा कि देवर जी उसके साथ साथ ऐसे टहल रहे थे जैसे कोई सहायक अपने अधिकारी के साथ दौरे पर आया हो। मैंने सभ्यतावंश देवर जी को रसोई से जाने को कहा तो उसने मुझे अच्छा खासा उपदेश पिला दिया। इन्हें इतना सिर पर ना चढ़ाइए दीदी, अब समय आ गया है कि पुरुष समझे कि पति पत्नी की जिम्मेदारी साझी होती है। घर के बाकी सदस्य भी
औपचारिकतावश वैसे ही मेरे लायक कोई काम पूछने आए जैसे मेरे पहली बार रसोई में आने पर आए थे। मैंने तो कितने शालीन उत्तर दिए थे, पर ये मुस्कुराकर बोली कि अभी नहीं, डाइनिंग टेबल पर बताऊंगी। और सचमुच टेबल पर वो बड़ी निर्लजता से लेटर पैड खोलकर बैठ गई। खाना लगाने, पानी भरने, दूध खुलाने, बर्तन समेटने और सोने से पहले किए जाने वाले घर के सभी छोटे बड़े काम पर के पुरुष को थमाते हुए इतलाते बोली, आप लोग जब ये तक करिए, मैं सुबह ऑफिस जाने की तैयारी खत्म करके ताश वाले दीवान पर आती हूँ। ननंद कृतज्ञ सी बोली, मुझे कोई काम नहीं दिया भाभी? अरे हाँ, तुम्हारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण काम रखा है। जिस दिन मुझे ऑफिस में देर तक बैठना पड़ेगा उस दिन मेरी भूमिका निभाने का अपनी सखी की इतनी सहायता करोगी ना मेरी प्यारी बहना। उसने ननंद का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मेलोड्रामा ड्रामा अच्छा कि ननंद की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल बोलकर वो उससे लिपट गई। भाई वाह, मान गए इसकी स्मार्टनेस को। सब्जियां काटने और रोटी बनाने का काम तो नौकरानी ही करती है, तो ये क्या करेगी? सिर्फ खड़े होकर सब्जियां, रायता आदि बनाना। सारे दिन घर में रगड़ते रहने की उब तो इन्हीं छोटे बड़े नजर न आने वाले कामों से आती हैं जिनमें समय जाता है और एक बंधन बना रहता है। वो सब काम तो इसने बांट दिए। अब मैं क्या करूं? इसकी तरह निर्लज होकर घर के पुरुषों को ये सब काम करते देखूं या फिर पहले की तरह सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ लूं? तभी बुआ जी की इकलौती बेटी की शादी तय हुई। माँ जी परिवार में सबसे बड़ी थी और आज तक घर की सभी शादियों की सभी छोटे बड़े निर्णयों में वही सर्वसर रही थी। लेकिन इस बार उनके बात शुरू करते ही उनके उत्साह पर बुआ जी ने ब्रेक लगा दिए। सुमी, मैंने सुना है कि आजकल नेट पर हर बात के लेटेस्ट आइडियाज मिल जाते हैं। तुम्हें क्या इस बारे में हमारी मदद करोगी? फिर क्या था। सुमी ने फटाफट नेट टीवी से कनेक्ट किया और दुल्हन के गहने, कपड़ों से लेकर शादी के हर पहलू पर जो सचित्र विवरण दिखाते हुए ज्ञान बचाना शुरू किया कि एक ही दिन में वो माँ जी के स्थान पर आ विराजी। हमारे घर लौटते समय जो वाक्य अन्य शादियों में माँ जी के लिए बोला जाता था वो सुम्मी के लिए बोला जा रहा था। शादी तक अगर सुम्मी यहाँ के लिए रोज थोड़ा सा समय निकाल ले तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी भी बहू है। कहते हुए माँ जी के चेहरे पर जो खलिश और वाणी में जो अवसाद था उससे मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता था। शादी निपटाने तक अस्तित्वहीनता की ये कचोट माँ जी के चेहरे पर स्थायी रूप से घर बना चुकी थी। तभी घर में रंगाई पुताई होना तय हुआ। उसमें शादी वाली ही कहानी दोहराई गई जो माँ जी के जले पर नमक थी। पिताजी के आग्रह पर सुमी बैठ गई अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट कर फिर तो घर के हर कोने के लेटेस्ट रिनोवेशन और डेकोर के जो धमाकेदार सुझावों का पुलिंदा खुला कि सबने सुमी को इस जिम्मेदारी के लिए निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया था। सीढ़ियों के नीचे, तहखाने में और ऐसी ही ना जाने कितनी जगहों के सार्थक इस्तेमाल के जो उदाहरण सामने आए, उनसे माँ जी को छोड़कर बाकी सब वो सारा कबाड़ घर से हटाने के लिए एकमत हो गए जिन्हें आज तक माँ जी की ममता से ही घर में पनप मिली हुई थी। वो कबाड़ी को देते हुए उनकी आंखों में जो आंसू थे वो घर के बाकी सदस्य को व्यर्थ का अतीत प्रेम लगा हो, पर केवल मैं उनसे उसकी कसक की इबारत पढ़ सकती थी जो एक हारे हुए राजा के दिल में अपने साम्राज्य छीन जाने से लिखी जाती है। ननद अनन्या की शादी में भी सर्व सुमी ही रही और उसके बाद माँ जी ने पिताजी के साथ अपने गांव में अपनी छोटी सी कॉटेज में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। हालांकि कह वो यही रही है कि उनका मन प्रकृति के बीच शांति से जीना का है, पर यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उनकी मुस्कान के नीचे कौन सा दर्द छिपा है जो उन्हें यहाँ रहने नहीं दे रहा। कहते हैं कि लकीर को बिना काटे बिना मिटाए छोटे करने का उपाय है उसके सामने बड़ी लकीर खींच देना, और सुमी ने बड़ी चतुराई से यही किया है। मेरी क्या बिसात, उसने तो माँ जी नमक लकीर को भी सबकी नज़रों में छोटा कर दिया था। उनके मन की टीस को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। बहुरिया, काम वाली आंटी की आवाज़ ने मुझे तंद्रा से जगाया तो नज़र घड़ी की ओर गई। उसमें 5 बजे देखकर मैं चौंक पड़ी। माँ जी पिताजी की ट्रेन का समय तो 3 बजे का था, तो क्या वो मुझे बिना बताए ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लपक कर लिविंग रूम में पहुंची तो मुझे देखकर माँ जी बोली, वो पति के चेहरे की चमक ने पहले ही बता दिया था। बेटा, आखिर सुमी ने मुझे गांव ना जाने के लिए मना ही लिया। बड़ी जिद्दी लड़की है,
मगर है बहुत मासूम। आज तो उसने बचपने की हद कर दी। मैंने उसके कमरे में कान खजूरे के पीछे भागती रही और वो मेरे आंचल पकड़े मेरे पीछे। आखिर कीड़ा तो चला गया, पर वो लगी मुझसे निपटकर रोने की। अगर आप चली गई तो मेरा क्या होगा? तभी घंटी बजी। बेटा, आज शाम के नाश्ते में मैंने पिज्ज़ा मंगवाया है, वही आया होगा। मैं लाता हूँ, तब तक तुम ध्रुव और सुम्मी को उनके कमरे से बुला लाओ। पिताजी बोले। सुम्मी के कमरे में जाते हुए मेरे मन में तूफान चलने लगा था। ये लड़की तो अपने अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं, इससे इस नए मेलोड्रामा की क्या जरूरत पड़ गई। तभी देवर जी की आवाज़ सुनकर मेरे कदम दरवाजे पर ही बंद से गए। यकीन नहीं होता कि जो हम सब मिलकर नहीं समझा पाए, वो आज तो उस कन खजूरे को सल्यूट करने का जी चाहता है, जिसने मम्मी पापा को हमसे जुदा होने से बचा लिया। ओके, ये लो, कर लो सल्यूट, कहते हुए सुम्मी ने अपनी मुट्ठी खोल दी। देवर जी चौंक कर उछल पड़े और मेरी चीख निकलते निकलते बची। रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ जनाब, कैसा लगा मेरा यह नया इन्वेंशन? खुशी से हक्का बक्का देवर जी के मुंह से मेरे ही प्रश्न की प्रतिध्वनि निकली। मगर ये आइडिया और इतना अच्छे अभिनय कहाँ से आया? ध्रुव, बचपन में मैं दादाजी और पापा शाम को टहलने निकलते थे। मैं भीड़ भरी सड़कों पर चलते समय पापा का हाथ छुड़ाने के लिए बहुत मचलती। एक दिन दादाजी ने मेरा हाथ उनके हाथ से ले लिया और कहा कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा हाथ ना छोड़ना, नहीं तो मैं खो या गिर जाऊंगा। उस दिन मैंने दादाजी का हाथ जो कसकर थामा तो कोई प्रलोभन उसे छुड़ा ना सका। मुझे लगा कि आज माँ जी को भी ऐसे ही हाथ की ज़रूरत है, जो उनके अस्तित्व को, बड़प्पन का एहसास उन्हें वापस दे दे। और अभिनय की तो ज़रूरत ही कहाँ थी। ये डर तो मन में था कि कहीं हम मम्मी पापा को खो ना दे। उसका अंतिम वाक्य सुनकर मैं ठगी सी रह गई। माँ जी पिताजी के लिए प्यार तो आज तक मेरे मन में नहीं पनपा कि उनको खोने के डर से दुखी हूँ। खुद को माँ जी से छोटा साबित करके ये लकीर आज मेरी नज़रों में भी सबसे बड़ी हो गई थी। लेकिन मुझे चिढ़ महसूस नहीं हो रही थी। मैं उसके बड़प्पन का राज समझ गई थी। मैंने प्यार जताया था, उसे निभाया था। मैंने दिखाया था, उसने किया था। मैंने दिखावा किया, मुझे दिखावा मिला। उसने प्यार किया तो उसे प्यार मिला। खुद को महान साबित करने की होड़ में किए गए व्यर्थ के त्याग किसी को बड़ा नहीं बनाते, उसे बड़ा बनाता है प्यार। और प्यार तो वो जंगली पौधा है जो सहजता की मिट्टी में ही पनपता है। इसे तो केवल अपनेपन की गुनगुनी धूप, संवेदना की थोड़ी सी नमी चाहिए, बस, और कुछ नहीं।